हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना एसीआई प्रयागराज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब फटाफट लाइव आ जाए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे जुड़ जाए और क्लास को शेयर कर दे फटाफट। ओके, चले अब। तो आप लोग तैयार हो जाए, एक बार कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सारे सब कुछ ठीक है। तो अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करते हैं। और कमेंट दिख रहा है सभी का। ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सपना और ये मोनी यादव, शब्या, खुशबू, सभी को गुड वेरी गुड मॉर्निंग। सारे लोग क्लास को शेयर करेंगे और सब कुछ ठीक है ना। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके बाद के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो आज का मेरा पेन नहीं होगा ना। चलिए, तो बताइए कहा जा रहा है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, ठीक है, कि ये स्थापना कब हुआ। आप लोग बताइएंगे। कहा जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की, यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्थापना कब हुआ। 1945 में, 1946 में, 1958 में, 1921 में। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और एक बार जोरदार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए। ओके, चलिए। हाँ हाँ, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ हाँ, ओके। आ रहा है, कमेंट करिए सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे किसमें कौन सा आंसर सही होगा। अभी किसी का आंसर आ नहीं रहा है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, अगर पूछा जाता है कि ये मतलब ना ये कस्तूरबा गांधी जो है मेमोरियल की स्थापना कब हुई, इसे मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो है ना कहते हैं जो कस्तूरबा गांधी है उनका निधन कब हुआ था, तो उनका निधन 22 फरवरी 1944 में हुआ था। तब 45 में इनके नाम से महात्मा गांधी जी ने एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किया था। तो स्थापना इसका कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। और अगर बोला जाएगा इस पे विचार कब किए थे महात्मा गांधी ने, तो 1944 में किए थे। ठीक है, ओके। चलिए, अभी सभी का सही आ रहा है। कहीं कहीं भी आपको 44 भी देता है, तो आप लोग इतना सोच लीजिएगा। कहीं कहीं 1944 भी देता है, लेकिन आपका जो सही आंसर है 1945 है। आप लोग गलत कर रहे हैं। कोई 1958 कर रहा है, कोई 1921 कर रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए, यह राष्ट्रीय जो स्मारक है वो स्थित कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अभी सभी का सही आ रहा है। 1945 सही होगा बच्चा, और कोई नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दूसरा है, दूसरा पूछा जा रहा है पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, कहा जा रहा है पूर्व बाल्य अवस्था का समय पीरियड पूछा जा रहा है, स्टेज पूछा जा रहा है। यार ना, ठीक है। हाँ हाँ, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पूछा गया है, 6 से 12 या 2 से 6, या जन्म से लेके 2 वर्ष, या 12 से लेके 18 वर्ष। बताएं आप लोग इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें अर्ली ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूर्व बाल्य अवस्था है ये पूछा जा रहा है ना। इसका समय पीरियड आप लोग बताएं कब होगा। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड। हाँ, जिनका जिनका ए आया है उनका सभी का सही है। हाँ हाँ, वेरी गुड भाई, खुशबू आपका सही है। हाँ ठीक है, चलिए इसमें बताइए अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था पूछा जा रहा है, एज पूछा जा रहा है। आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, हाँ हाँ, तो अगर देखिए उत्तर बाल्यावस्था पूछता है ना, तो उत्तर बाल्यावस्था का क्या होगा, जो उत्तर बाल्यावस्था की एज होता है वह कब से कब तक होगा, तो वह होगा 6 से 12। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था अगर माना जाएगा तो 2 से 6, जन्म से 2 वर्ष सभी को पता है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था होगा। ठीक है, क्या होगा, शैशवावस्था होगा। और जो है ना 18 वर्ष किशोरावस्था कहीं कहीं पे आप लोगों को दिया गया है। ये नॉर्मल एज आपके बुक के एनसीईआरटी के हिसाब से दिया गया है। तो इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा सबका। देखो दूसरा का जिनका ए आ रहा है उनका गलत हो जाएगा बच्चा। इसमें पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड पूछा गया है। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। चलिए, लेट चाइल्डहुड जो है ना, आप लोग बता रहे हैं जो क्या है 6 से 12 है ना, वो लेट चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था का समय पीरियड है। अभी सही है, सभी का सही आ रहा है ना। हाँ चलिए, और इसको जो है शैशवावस्था को, ये शैशवावस्था हमारे 2 भागों में बांटा जाता है, सभी को पता है। एक क्या हो जाता है, पार्टूनेट की अवस्था होती है। ठीक है, एक क्या होता है, पार्टूनेट की अवस्था होती है। दूसरा हमारा क्या होता है, नियोनेट की अवस्था होती है। क्या होता है, नियोनेट की अवस्था होती है। तो शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है वैसे सब में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें जैसे आंसर है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या जा रहा है, हाइपर, ठीक है, हाइपर इमोसिस ग्रेविटेरम गर्भावस्था वह कठिनाई है जिसमें उल्टियां होती है। अभी बताया जा रहा है कि गर्भावस्था में यह जो रोग है इसमें उल्टियां होती है, तो मैक्सिमम ना कितने एज तक कितने समय तक उल्टियां होंगी तब यह रोग माना जाएगा। आप लोग बताएंगे 2 से 3 माह तक, 3 से 4 माह तक, 5 से 6 माह तक, 6 माह से अधिक समय तक। आप बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दे। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके, बताएं सारे बच्चे इसमें हाँ बता दें। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाइपरमोसिस ग्रेविटेरम, यह क्या है, गर्भावस्था का एक रोग है और इसमें क्या होती है, अत्यधिक उल्टियाँ होती है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक उल्टियाँ होती है। नॉर्मल जो गर्भवती लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको उल्टियाँ जो होता है ना, उनको उल्टियाँ की बीमारी मतलब उनका नॉर्मल लक्षण होता है ना, लेकिन लगभग कितने माह के बाद तक होता है तो उसे रोग माना जाता है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आप लोगों से यह बताया गया है, यह बताया, देखिए भाई जिनका ए हो रहा, देखिए लगभग जो उल्टियाँ होती है ना 3 माह से आपको 6 माह तक, 5 कभी 3 माह तक होती है, कभी कभी 4 माह तक होती है, 5 माह तक। लेकिन अगर आपका 6 माह से अधिक हो जाता है, ठीक है, हाँ अगर 6 माह से अधिक होता है तो इसमें क्या हो जाता है, यह रोग के श्रेणी में आ जाता है। इसमें कहा जा रहा है अगर 6 माह से अधिक समय तक होता है तो इसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को क्या है दिखाना चाहिए और उनको क्या है ये रोग के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इसमें कहा जा रहा है बालक के जन्म का निर्धारण होता है। अभी आप लोग बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। पूछा क्या जा रहा है, बालक के जन्म का निर्धारण होता है, किससे निर्धारण होता है, आप लोग कमेंट करेंगे। एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम से वाई प्लस वाई माइनस प्लस होगा वाई क्रोमोसोम से उपर्युक्त सभी। बताए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, अभी बताए कौन सा आंसर सही होगा और क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। हाँ ओके, गुड गुड मॉर्निंग डियर्स, कविता, सोनी, सीमा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बालक के जन्म का निर्धारण होता है किसमें, तो सभी को पता है मनुष्य के पास कितने जोड़ी, 23 जोड़ी क्या है, 23 जोड़ी जो होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें अगर पूरा संख्या में पूछा जाता है तो इसकी संख्या 46 होती है। ठीक है, और 23 जो होता है पुरुष में होता है और 23 क्या होता है, महिला में होता है। तो इसमें जो 22वां गुणसूत्र होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, 23वां जो होते हैं पुरुष में क्या होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और महिला में एक्स प्लस एक्स क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब क्या होता है पुरुष में वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है मिलता है और महिला का एक्स, तो वो बेबी का मतलब बालक का जन्म होता है, सभी को पता है। हाँ अभी देखो सभी का आंसर सही आ रहा, वेरी गुड। भाई कौन कौन भी आंसर दिया तीसरे के, पहले ये बताओ। ठीक कैसे दिए, आप लोग मजाक कर रहे हैं। चलिए इसमें देखिए हमने क्या बताया कि जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, पुरुष में जो होते हैं, पुरुष में जो होता है क्या होता है, इसमें एक जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स होता है और एक जो क्रोमोसोम्स होता है वाई होता है। तो महिला में डबल एक्स क्या होते हैं, डबल एक्स होते हैं। जब अगर पुरुष का एक्स काम कर गया, महिला का एक्स काम कर गया, तो अगर दोनों एक्स मिले तो यहाँ पे क्या होगी, गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी, मतलब यहाँ पे बच्ची का जन्म होगा। ठीक है, बच्ची का जन्म होगा। लेकिन अगर क्या होगा पुरुष का, ठीक है, पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स और महिला का क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि महिला के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब पुरुष महिला का एक्स मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बॉय होगा। ठीक है, यहाँ बच्चे का जन्म होगा, मतलब एक लड़का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होगा ना। ठीक है, डबल एक्स जो होगा इसमें बच्चे का जन्म होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा जा रहा है 5, इसमें कहा जा रहा है भ्रूण का निर्माण कितने परतों में होता है। कहा जा रहा है भ्रूण का निर्माण कितने परतों में होता है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे और क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, वेदिका गुड मॉर्निंग, मैम वॉइस बहुत कम है। अच्छा एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे सच में वॉइस कम है। हेलो हेलो, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे वॉइस कम है। ओके मैम, ठीक है, ओके थैंक यू बच्चा। हाँ इसमें बताएं, इसमें बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे ना एक्टोडर्म, क्या बताए थे, एक्टोडर्म, उसके बाद से और क्या बताए थे, मेसोडर्म, क्या बताए थे, मेसोडर्म। ठीक है, और क्या बताए थे,
डर्म, उसके बाद से और क्या बताए थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ये हमने बताया था कितने, 3 परतें होती है किसमें, तो जो बेबी का भ्रूण का जन्म होता है 3 परतें होती है ना। इसमें कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या होता है, एक्टोडर्म, समझ में आया, एंडोडर्म, ठीक है। चाहे इसे हम अंतः परत भी कहते हैं, ठीक है, बाहरी परत, मध्य परत, अंतः परत भी के नाम से जानते हैं, ठीक, ओके। अगर पूछा जाता है जो एक्टोडर्म होता है इसे हम बाहरी परत कहते हैं, इसमें त्वचा, दांत, बाल, नाखून, नाड़ी मंडल ये सब का जन्म होता है, ठीक है। पता नहीं मैम, मैंने तो ये किया है, अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मेसोडर्म होता है इसमें मांसपेशियां वगैरह का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, त्वचा मांसपेशियां का निर्माण होता है। अगर आपको एक्टोडर्म में पूछा जाता है तो इसमें अंदर मतलब फेफड़ा वगैरह जो होते हैं, कृतिय पाचन तंत्र इससे बनता है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ओके बच्चा। चलिए तीसरा, अगला देखिए, कहा जा रहा है कि अधिगम के कुल कितने सोपान हैं। इसमें पूछा जा रहा है अधिगम के कुल कितने सोपान हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 14 है, 7 है, 8 है, 9 है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अधिगम के कितने सोपान है, फटाफट कमेंट करेंगे ना। मैं थोड़ा सा पानी पी, ओके चलिए। हाँ, और आप लोगों से एक बात है, ये नंबर आप लोग क्या करिए ना, नोट कर लीजिए। ये नंबर जो है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल से थोड़ा आप लोगों को कुछ न्यूज़ देना है। तो जब आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे ना, तो मैं उसमें आप लोगों से डायरेक्टली वो संपर्क कर पाऊंगी ना। तो ठीक है, इसको आप लोग क्या है नोट कर लीजिएगा। और इसमें बताइए अधिगम के कितने सोपान होते हैं, 14, 7, 8 या 9। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। अधिगम का पूछा जा रहा है, अधिगम का, अधिगम का सोपान पूछा जा रहा है आप लोगों को ना, कि मनोवृत्तियां पूछी जा रही है, नहीं होता ना। हाँ, तो इसमें क्या है, अधिगम के 8 सोपान पूछा गया। कितने बताए गए हैं, 8 सोपान ना, मैंने आप लोगों को बताया है। अभिप्रेरणा, अभिव्यक्ति, उसके बाद से क्या है, विभिन्न अनुक्रिया, बाधा, सही अनुक्रिया, पुनर्बलन, संगठन और हमारा क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। ये 8 सोपान होते हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं, 8 सोपान होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा क्या जा रहा है, सातवां पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है ना, कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन आपको विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो विश्व बचत दिवस। बचत दिवस पता है आप लोगों को कि जितना आपका इनकम है उसमें से आप अगर थोड़ा थोड़ा ही राशि की बचत करेंगे, तो क्या होगा, आपके अगले मतलब कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपका सहायता हो सकेगा। ओके बच्चे, क्लास को आप लोग शेयर करते जाएंगे। 30 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर, बताएं कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। जो बच्चे पढ़ाई अच्छे से किए होंगे उनका गलत नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास। आप बताएं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। और अगर ये बचत दिवस पूछा जाता है, इसका आयोजन कहाँ से शुरू हुआ, अगर आप लोग बताएंगे कि इसका आयोजन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आयोजन कहाँ से किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ना इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है, इटली से हुआ है। तो आपको क्या है, आपको ये याद रखने होंगे, इसका आयोजन कहाँ से हुआ, इटली से। और इसका जो है ना बचत दिवस कब मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। कब मनाया जाता है बच्चा, तो 30 अक्टूबर को, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके चलिए 8वां देखिए, 8वां पूछा जा रहा है, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही टैलेंटेड हो। भाई मैं तो सच में देख लिया कि हमारे बच्चे, हमारे क्लास में कभी इनका क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता ही नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते हो, मुझे खुशी होती है। अगर जैसे यहीं पे 2-4 बच्चे गलत देते हैं तो ठीक है, उनको भी नए होंगे या भूल गए होंगे, बाकी सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है ना। चलिए इसमें बताएं, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र, मोटर, ए बी दोनों सही है। तो देखिए आप लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि सारे टीचर्स लगे हुए हैं धरने में। पता है आप लोगों को, सारे टीचर्स मिल करके धरने दे रहे हैं। यहाँ गिरजाघर में, यहाँ जो धरना प्रदर्शन है वहाँ पे लगातार आप लोगों से 5 सितंबर से धरना दिया जा रहा है। और नई नई मतलब कुछ जानकारियाँ रोज डेली से कुछ न कुछ हो रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो आपका जहाँ तक सोचा जा रहा है दिसंबर तक हो जाएगा, नवंबर
तक हो जाएगा और आपका जो है एलटी ग्रेड का भी नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे इतना दिन पढ़ाई किए हो उतना 2-3 महीना लगातार कर लीजिए, बाकी आपका क्या है बेड़ा पार हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसमें कहा जा रहा है ना, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने चाहिए, राष्ट्रीय बचत पत्र करने चाहिए, मोटर। इसमें देखिए मोटर से कोई लेना देना नहीं होगा। ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा। मोटर से आप पैसे मतलब ठीक है, अगर मोटर खरीदते हैं कुछ भी काम करने के लिए तो उसमें आप जितना लगाएंगे उतना मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा, बैंक में फिक्स, आप बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो उसमें क्या होता है 2 साल 3 साल 10 साल ऐसे होता है ना कि जमा करोगे आपको दोबारा पैसा मिलेगा, फिर उसका दुगना पैसा मिलेगा। तो आपसे क्या हुआ, ब्याज भी मिलता है आपको प्लस आपका पूंजी भी मिलती है। राष्ट्रीय बचत पत्र ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा क्या जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है गरीबी रेखा की गणना की जाती है। अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें पूछा जा रहा है गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गुड मॉर्निंग डियर, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप नहीं जाती मैम? हाँ मैं तो गई थी धरना पे, गई थी तो आप लोगों के लिए, आप लोग देखे ही नहीं। मैम बी वाला गलत है। किसका बी वाला? आप कमेंट करके बताएं किसका। हाँ हाँ, दोनों ए और बी दोनों सही है। हाँ डी सही हो जाएगा। चलिए 9th का बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय, कुल पारिवारिक आय, कुल पारिवारिक भूमि, परिवार की कुल जायदाद। बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए क्लास को शेयर करेंगे फटाफट। कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है तो प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय होगा। इसमें आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति पारिवारिक की, एक परिवार में कितने व्यक्ति कितना इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसका गणना होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8 का बी होगा। अरे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है पता है उसमें, जैसे कि आपने क्या हुआ, कोई पैसा आपने जमा कर दिया, इसमें दोनों आंसर सही होगा क्योंकि आपने क्या किया, आपने पैसा 10,000 20,000 50,000 30,000 ऐसे करके आपने फिक्स कर दिया। फिर आपको तो उसमें ब्याज बढ़ रहा ना, 2,000 मतलब आपको क्या होगा, 10 साल बाद जब उसको अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा आपको ब्याज मिलेगा। इसमें दोनों आंसर सही हुआ है, ए भी माना गया है। ठीक है, तो उसका अगर बाद में अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो कल मैं अच्छे से उसके बारे में बता दूंगी, बट वो जो ऑप्शन आपका है उसमें ए और बी दोनों सही माना गया है। ठीक है, चलिए प्रणाम जी खुशी। इसमें बताएं कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। इसमें कहा जा रहा है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी। अभी बताएं कौन सा आंसर सही है, फटाफट कमेंट करके जाएंगे, बताएंगे कौन सा आंसर सही है। चलिए चलिए बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। हाँ इसमें मतलब ना आपका मतलब क्वेश्चन का ऐसे नहीं है कि कुछ चेंज होगा तो आपका गलत हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, रुचि की है, कौशल की है, धन के सदुपयोग की है, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें आंतरिक सज्जा पूछा जा रहा है, आप बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंतरिक सज्जा जैसे क्या होता है, रुचि, आप जिसमें मतलब अगर व्यक्ति का जिसमें रुचि होगा, अगर अपने परिवार के चलाने की रुचि, भाई हमारा परिवार, हम ऐसा है पढ़े लिखे हैं आप थोड़ा बहुत, तो कहेंगे कि मैं अपने परिवार में ऐसा करूंगी कि हमारे परिवार की खुशियां बनी रहेगी, ना कि हम अपना ही करूंगी और जितना जिनकी जरूरतें हैं मैं पूरा करूंगी। ठीक है, जैसे मैनेज करना बनेगा वैसे करूंगी, सबके मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगी, सबका ध्यान रखूंगी। कौशल व्यक्ति हर एक चीज में उनका मतलब कौशल काम आता है कि देखिए कैसे कार्य कर रही है, कहते नहीं उनका कौशल बहुत मतलब स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है भाई। और धन का सदुपयोग, धन का कैसे प्रयोग करना, ना कि हमें ज्यादा पैसे आ रहे तो उसका ज्यादा ही खर्च करना है, कम पैसे हैं फिर भी हम उधार लेके अपनी जरूरतें पूरी करें, उतने में क्या हमें करना चाहिए, उतने में मैनेज करना चाहिए। ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ओके चलिए
अगला क्वेश्चन है 11th, इसमें पूछा जा रहा है पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अभी बताएंगे क्योंकि अब की बार पर्यावरण से आप लोगों को क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, लगभग से बनेंगे। तो आप इसमें बताएंगे पूछा क्या जा रहा है, पर्यावरण रक्षा के लिए आवश्यक है पेड़ लगाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजना, नदियों को साफ करना, और क्या कहा जा रहा है इनमें से सभी। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दूंगी, और देखिए कल से शायद हमारी क्लासें 2-3 दिन या 4 दिन बंद रहेंगी, तो मैं घर जाऊंगी किसी काम से, तो आपको मैं होमवर्क दूंगी डेली। उसी नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जितना मैं होमवर्क दूंगी उसमें आप लोग करेंगे, क्योंकि उसमें जो है ना आप लोग लिखेंगे इसके पर्यावरण की थीम के बारे में, ठीक है। पर्यावरण की जितनी 23 और 24 की थीमें होंगी, ठीक है, 23-24 की थीम आप लोग नोट करके उसमें मेंशन करेंगे, ऑफलाइन में भी देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमें भी क्या होगी, खुशी होगी कि हमारे बच्चे इतने दिन क्लास बची है तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आप लोगों को बैठना नहीं है, डेली 11 बजे मेरी क्लासें होती है। अगर मेरी क्लासें नहीं होंगी 2-4 दिन, तो आप क्या करेंगे, आप डेली 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बनाएंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे। बनाने के बाद आप ऑफलाइन में भेजिएगा और मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगी पक्का, ठीक है। तो आप लोग प्रॉमिस करो कितने लोग ये काम करेंगे, फटाफट करें बताएंगे। हाँ हाँ, चलिए इसमें बताएंगे आप लोगों को कमेंट करने हैं, डेली 5 क्वेश्चन बनाने हैं जब तक मेरी क्लास बंद रहेगी। लगभग क्या है 2 से 4 दिन मेरी क्लासें बंद रहेंगी, 2 से 4 दिन बंद रहेंगी, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन देने हैं, 5-5 क्वेश्चन हर बच्चा, मतलब 2-4 दिन में 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बनाएगा। इतना अच्छा बनाएगा कि ताकि मैं यहाँ पे आके आपके क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, टाइप करके फिर आपका क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये आप लोग जरूर करेंगे। इसमें हमें पेड़ लगाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजना, नदियों को साफ करना, उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, जब पेड़ पौधे होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगा तो जीव जंतु पैदा होंगे, जन्म लेंगे, बारिश भी होगी, फल मतलब हमारा खेती बाड़ी कृषि अच्छे से होगी। जब हमारा पेड़ ही नहीं रहेगा तो सब कुछ चीजें नष्ट होती चली जाएंगी, और क्या होगा, हमारा मतलब जो प्रदूषण फैलेगा। प्लस ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, भाई हमें क्या करना है, हमें हर जगह पेड़ पौधे और सारी चीजें, मतलब ये गंदगी कम से कम करनी है, नदियों साफ करना, मतलब नदी वगैरह में हम लोग कूड़ा कचड़े नहीं डालेंगे। और क्या होगा उसमें ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गंदगी पशु सारे चीज मरे वहां पे छोड़ देते हैं, तो नदियाँ दूषित हो जाती है, बाकी सब लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तो इसे नहीं करना है ना। अगला देखिए, अगला क्या है 12, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को नियंत्रित करने में सहायक है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे। हेलो मैम जी, हेलो हेलो, आप लोग बताए नहीं। सही ठीक है, आप लोग बताए नहीं कि मैं मतलब होमवर्क करूंगा, कोई नहीं बताया कि मैं होमवर्क करूंगा ना। सबको मैं बोली थी कि होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है। इंद्रेश, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, चलिए रही है। अरे नहीं भाई, ये नहीं, आप लोग तो हर जा रहे, कोई प्रॉब्लम है अभी मैं बता, मेरे नाना जी बहुत सीरियस हैं, मतलब उनको देखने जाना बस, और कुछ है नहीं। आप लोग तो उल्टा पुल्टा कमेंट करने लगते हैं। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा वायुमंडल को नियंत्रित करने में सहायक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से सभी। बताया कौन सा आंसर सही होगा। क्या कहा जा रहा है, वायुमंडल को नियंत्रित करने में सहायक है। ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे लिख लीजिए सहायक नहीं है, इसमें लिख लीजिए सहायक नहीं है, ठीक है। अब बताइए, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से सभी। बताएं कौन सा आंसर सही होगा। सारे लोग बताएंगे, फटाफट फटाफट आंसर करते जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे, चलिए बताएं फटाफट, बताएं फटाफट, इसमें कौन सा आंसर सही है। बताएं, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा नहीं है। चलिए अब सही है, अब सही है सभी का। इसमें जब पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा कार्बन, मतलब पता है हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा क्या है ना, ये जो है 78% हमारा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ये सभी को पता है, जो नाइट्रोजन होता है वह कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। बाकी जो हमारा ऑक्सीजन होता है 21% पाया जाता है, बाकी सारी गैसें पाई जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, नियंत्रण करते हैं। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं करता है। चलिए
अगला क्वेश्चन बताइए। अगला 13 पूछा क्या जा रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। फैक्ट्री की धुआं नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, ज्यादा पेड़ लगाना, उपर्युक्त सभी। बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही है। सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे। ओके, लाइव विथ जी। ओके, गुड मॉर्निंग जी। बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। नाइट्रोजन, वेरी गुड। इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। तो पूछा जा रहा है जिससे फैक्ट्री के धुओं का नियंत्रित करना, ये भी सही हो जाएगा। सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, इसमें प्रदूषण नहीं होता। ज्यादा पेड़ लगाना, उपर्युक्त सभी। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आप फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे कमेंट करें। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। ओके चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी सही हो जाएगा। ओके चलिए, हाँ हाँ चलिए चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा जा रहा है श्रेयिंग परिसज्जा किस प्रकार की परिसज्जा है। इसमें कहा जा रहा है जो श्रेयिंग परिसज्जा है किस प्रकार की परिसज्जा है। रासायनिक परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा है। ए बी दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट कमेंट करेंगे सारे बच्चे। इसमें पूछा क्या जा रहा है, श्रेयिंग परिसज्जा किस प्रकार की परिसज्जा है। रासायनिक परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा है। ए और बी दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो देखिए श्रेयिंग जो परिसज्जा होती है ना, इसमें क्या होता है, सुपर ग्लास देना। क्या मैंने बताया था कि सुपर ग्लास देना, ये हमारा क्या हो जाता है, सुपर ग्लास देना, ये हमारा क्या हो जाता है, परिसज्जा है श्रेयिंग। और किस पे अक्सर दिया जाता है, तो रेयन हो गया, रेयन के वस्त्रों पे दिया जाता है। टेफ्टा होता है, इनके वस्त्रों पे दिया जाता है। और यह क्या है, यह जो है ना, यह हमारा कौन सा हो जाएगा, यह वस्त्रों को अत्यधिक चमक बनाता है। तो यह यांत्रिक परिसज्जा होती है। ठीक है, यह क्या होती है, यांत्रिक परिसज्जा होती है। वेरी गुड, जिनका आंसर सही आ रहा, यह यांत्रिक परिसज्जा है, रासायनिक नहीं है। रासायनिक में अम्ल क्षार का प्रयोग नहीं हो रहा, बाकी चलिए एसिड का प्रयोग होता है ना, तो वो नहीं है। अगला देखिए पूछा जा रहा, आर्गेंजा, वायरल, क्रेम, टेफ्टा आदि किस रेशे से निर्मित होते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो ऑर्गेंजा है, ठीक है, ऑर्गेंजा हो गया, वायल हो गया, क्रेप हो गया, टेप्टा हो गया, कहा जा रहा है किस रेशे से निर्मित वस्त्र है। आप लोग कमेंट करेंगे लिनन है, सूती वस्त्र, ऊन है, रेशम है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 15 का बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है रुमाल हो गया, ठीक है, रुमाल हो गया, रुमाल के बाद से और क्या हो गया, तौलिया हो गया, तौलिया हो गया, और क्या हो गया, मेज पोस्ट वगैरह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मेज पोस्ट हो गए। ये सारे अगर पूछा जाता है ना, ये सारे जो आप लोग नैपकिन वगैरह देखते हैं ना, यही होता है ना नैपकिन वगैरह, ये सारे किसके बने होते हैं, ये सारे हमारे लिनन के बने होते हैं। अगर सूती में पूछा जाता है तो वायरल हो गया, कैम्ब्रिलॉन हो गया, अगर हो गया क्या हो गया, वायल, हाँ वायल हो गया, और क्या हो गया, कैम्ब्रिलॉन हो गया, कैम्ब्रिलॉन हो गया। और उसके बाद से और क्या हो जाता है हमारा, मलमल, आर्गेंडी। ठीक है, और क्या हो जाता है, मलमल हो गया, मलमल के बाद से ऑर्गेंडी हो गया। ये सारे हमारे कौन से कपड़े से बनते हैं, तो ये सूती वस्त्रों से बनते हैं। अगर ऊन से पूछा जाता है, क्रेम, ट्यूल, ये सारे हमारे ऊनी वस्त्रों से। और ये ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे आर्गेंजा हो गया, वायरल हो गया, क्रेम हो गया, टेप्टा, ये सारे रेशम के वस्त्रों से बना होता है। ठीक है, चलिए रेशम के रेशे से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, 1 वर्षीय होते हैं, 6 माही में, या बहुवर्षीय, 1 वर्षीय। बताए कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते जाएंगे और बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि कपास का जो पौधा होता है, रेशा होता है ना, यह कितने दिन में प्राप्त होता है। क्या आपको 2 वर्ष में प्राप्त होता है, या 6 माह में प्राप्त होता है, या बहुवर्षीय होता है, या 1 वर्षीय होता है। तो कपास का रेशा, हमने कहते हैं कि कपास की खेती, अगर आपके जलवायु पूछा जाता है, उष्णकटिबंधीय होता है ना, क्या होता है, उष्णकटिबंधीय होता है अगर जलवायु पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसके लिए जो मिट्टी पूछी जाती है, मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है, सभी को पता है काली मिट्टी होती है।
अगर इसको मतलब खेती में पूछा जाता है ना, इसकी जो खेती होती है तो ये जो एक वर्षीय होती है, सभी को पता है एक वर्षीय होती है। अगर आप लोगों को दिन पूछा जाता है तो यह कितने दिन में प्राप्त होता है, 200 दिन आप लोगों को दिया कहीं पे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एक वर्षीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17। पूछा क्या जा रहा है, सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किए गए थे। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का, हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किए थे बेवन क्रॉस एवं पेडल ने, हेनरी एवं ड्रेफ्ट ने, चार्टोनेट ने, डॉक्टर वैलेस या कैरोथर्स ने। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा इसमें, फटाफट कमेंट करते जाएंगे सारे बच्चे। ओके 200 दिन, 200 दिन, वेरी गुड। ब्लैक सोइल, ओके हाँ, सारे बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। इसमें बताएं कौन सा आंसर सही होगा। कहा जा रहा है सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किया गया बेवन क्रॉस एवं पीडल के द्वारा, हेनरी एवं ड्रेफ्ट के द्वारा, चार्डोनेट के द्वारा। तो अगर पूछा जाता है ना कि नायलॉन का रेशा, इसमें जो है ना डॉक्टर बैलेस एवं क्या है एच डी कैरोथर्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है, सभी का आंसर सही आ रहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके बच्चा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि हार्नेस, हार्नेस है ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है, कंघी के समान धातु की बनी एक क्या होती है, रचना होती है। आप लोग बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। मैम एनसीईआरटी थ्योरी करा दीजिए, कौन कौन इससे। अरे हाँ मैं कराऊंगी भैया, आपकी एनसीईआरटी थ्योरी मैंने बोला है करा दूंगी, बट अभी थोड़ा ना ऐसा है कि क्वेश्चन कराने उसमें जो है ना ऐप पे भी चल रही है थ्योरी, यहाँ पे भी तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है कराऊंगी, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको क्वेश्चन सारा करा दिया है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन मैंने कराया है, बिना किसी स्वार्थ का, एकदम निस्वार्थ में कराया है। तो आप लोग भी मेरा कुछ साथ दीजिएगा ना। चलिए इसमें बताएं कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट सभी का आंसर आ रहा है। तो देखिए हमें इसमें पूछा क्या जा रहा है, हार्नेस है तो कहा जा रहा है ताने का बेलन। ताने का बेलन आप लोग जानते हैं कि एक हमारा ऐसे होता है, जब भी क्या होता है कपड़ा हम बुनते हैं, एक हमारा क्या होता है ताने का बेलन होता है, और एक क्या होता है बाने का बेलन ना। तो ये हमारा होता है ताने का पीछे लगा होता है, इसमें हम क्या करते हैं ताने का धागा तानते हैं, और ये क्या होता है हमारा बाने का होता है। तो इसमें क्या होता है हार्नेस, इसमें क्या होता है ना कपड़े का बेलन, जिसे हम बाने का बेलन भी कहते हैं, और हार्नेस क्या होता है कपड़े में लगा एक फ्रेम होता है। ठीक है, जब भी हम कपड़े की बुनाई करते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाता है जब हम सादे कपड़े की बुनाई करते हैं तो वो कम से कम जो होता है ना 2 हार्नेस का प्रयोग होता है। जब हम डिजाइन वाले बनाते हैं ना तो डिजाइन में कई हार्नेस का प्रयोग होता है। यह क्या होता है, यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कंघी के समान धातु जो कंघियां होती है वह समांतर करती जाती है हमारे धागे को। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा 19 है, इसमें पूछा जा रहा है अनार किस फल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं भाई, मैंने देखा ही नहीं। दिव्या शर्मा, यस मैम हम आपके साथ हैं। ओके थैंक यू डियर। हाँ इसमें बताएं कहा जा रहा है अनार किस फल के श्रेणी के अंतर्गत आता है, बैलेस्टा के अंतर्गत, या पॉम फल, या हिस्टिपीरिडियम, या पुंज फल। आप लोग बताएंगे इसमें भी कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे कमेंट करते जाएंगे, फटाफट कमेंट करते जाएंगे। अनार को पूछा जा रहा है, अगर पोम फल के अंतर्गत पूछा जाता है ना तो अगर इसमें जो होता है सेब आ जाएगा, सेब, और कौन सा आ जाएगा नाशपाती आ जाएगी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा नाशपाती आ जाती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो ये जो होता है पोम फल के अंतर्गत। हेस्टिपीरिडियम के अंतर्गत क्या आ जाता है, नींबू, संतरा, मौसमी। अगर इसके अंतर पूछा जाएगा ना, इसके अंतर्गत नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, संतरा के बाद से मौसमी आ जाएगी। किसके अंतर्गत, तो हिस्टिपीरिडियम के अंतर्गत। अगर आप लोगों के पुंज से पूछा जाता है, पुंज फल के अंतर्गत क्या आता है ना, अगर अंगूर को पूछ लिया कि अंगूर किस फल की श्रेणी में आता है तो पुंज हो गया। और क्या होता है शरीफा, क्या होता है शरीफा। ये दोनों फल किसके अंतर्गत आते हैं, पुंज के फल के अंतर्गत। बाकी अनार जो है ना, अनार बैलेस्टा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये फलों के प्रकार है और इसमें पूछा जाता है। अच्छा बताइए कितने लोग सही सही बता रहे थे, कितने लोग तुक्का लगा रहे हैं, बताए किनको एकदम कंफर्म याद है, और कितने लोग जो है ना तुक्का लगा रहे हैं ये बताइए। ऑप्शन ये सही है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया और आपके इसमें बुक में है, इसमें है न्यूट्रिशन साइंस में है। चलिए इसमें बताएं गर्म जलवायु वाले इलाकों में
जल का अधिक निकासन किस रूप में होता है? कहा जा रहा है कि जो गर्म जलवायु वाली श्रेणी होती है, गर्म जलवायु वाले जो इलाके होते हैं उसमें जल का निष्कासन अत्यधिक किस रूप में होता है? गर्म वायु के रूप में होता है, मल द्वारा, या मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में? कहा जा रहा है कि जिस गर्म जलवायु में तो गर्मियाँ बहुत होती हैं, कहा रहा है जल का निष्कासन किस में होता है? बताएंगे? मेरा तो गलत हो गया। हमको नहीं पता, शरीफा है मेरे घर। अच्छा, तो आप भेजिए विनीता पटेल। शरीफा अगर आपका घर है तो प्लीज़ यहाँ आप भेजिए ढेर सारा। बहुत सारे बच्चे हैं खाने के लिए, है ना? हाँ, इसमें बताएँ। तो देखिए, जब अगर बताया जा रहा है कि जो जलवायु का निष्कासन अत्यधिक किस रूप में होता है, तो पसीने के रूप में। लोगों के यहाँ ना पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे क्या होता है, गर्मियाँ निकलती है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए। अगला है 21। कहा जा रहा है भारत में डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कहा जा रहा है कि भारत में डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1976 में, 1975 में, 1946 में, या 1921 में? अभी सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। डायरिया नियंत्रण कहा जा रहा है ना, उसमें पतले दस्त होते हैं बहुत सारा, और बच्चा अक्सर डायरिया लगभग बच्चों में देखा जाता है और सब में पाया जाता है, लेकिन बच्चे में अगर होता है तो बहुत ज़्यादा होता है ना। हाँ, ओके। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डायरिया नियंत्रण बताइए आप लोग एक बार मैं ये क्वेश्चन कराई थी, सारे बच्चे सही आंसर दिए थे, सारे बच्चे किए थे ना, लेकिन आज आप लोग गलत क्यों कह रहे हैं? आप लोग आज गलत क्यों बता रहे हैं भाई? 1975 होगा, ऑप्शन 1975 होगा। अगर पूछा जाता है भारत में ना डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1975 में डायरिया पर क्या कर लिया गया, नियंत्रण पा लिया गया है, ठीक है? अब देखिए ज्यादा रोग नहीं होता। और अक्सर ये रोग कैसे होता है, आप लोग दूषित भोजन या मिट्टी वगैरह में बच्चे जब खेलते हैं तब वो रोग हो जाता था, तब उससे क्या हुआ, हो जाता था। निम्न में से कहा जा रहा है, अगला कहा जा रहा है निम्न में वनस्पतीय जगत में प्रोटीन की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो वनस्पति जगत से प्रोटीन का साधन उत्तम जगत से प्राप्त होते, कौन से? दालें, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पनीर। आप लोग बताएंगे कि वनस्पतिक जगत में जो उत्तम प्रोटीन होता है ना, कौन सा होता है? दाल में पाया जाता है, या हरी सब्जियों में, सोयाबीन में, पनीर में? बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करते जाएंगे। ओके, मैम भूल जाते हैं, हाँ ये तो है, भूल जाते हैं बच्चे, कोई ना, मैं रिपीट कराऊंगी ना। तो इसमें सोयाबीन हो जाएगा, और कितना परसेंट? तो 45 से आपको ना 45 से 50% तक क्या होता है, पाया जाता है ये प्रोटीन। और इसमें दाल में क्या होता है, दाल में आपका 12 से 15 पाया जाता है ना। चलिए, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, फटाफट बताएंगे। इसमें कहा जा रहा है स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? इसमें कहा जा रहा है ना कि स्वरूप अथवा प्रकृतियों के आधार पर ना प्रसार शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? आप लोग बताएंगे लिखित, उच्चारित, या मौखिक, चक्षु, सामूहिक, संपर्क। बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करते जाएंगे और बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 40 से 45, कहीं कहीं 50 भी दिया गया है, हाँ, लेकिन 40 आपका सही है, ठीक है? चलिए, मेन अगर सही है तो 40 है, हाँ। चलिए, 40 से 45, 50 जो भी है। इसमें बताया कौन सा आंसर सही होगा? कहा जा रहा है स्वरूप प्रकृतियों के आधार पर, तो हमारा लिखित आ जाएगा, उच्चारित या मौखिक आ जाएगा, चक्षु मतलब जिसे हम देख सकते हैं, सामूहिक नहीं आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, ये नहीं आएगा भाई, सामूहिक नहीं आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, 24 में कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षा के मानकों में, ठीक है, सुधार लाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? कहा जा रहा है कि शिक्षक, ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? पहला पंचवर्षीय, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना? बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। अभी हमारे सारे बच्चे एक्टिव हैं और क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है? इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। जो हमने अभी पिछला बताया सामूहिक आधार पे ना, वो प्रयोग के आधार पे पूछा जाएगा। हाँ, अभी जिनको अगर कंफ्यूजिंग था, ओके, तो चलिए ये कैसे, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा, और 1969 से 74 तक, ठीक है, कब आया है? 1969 से 74 तक क्या होगा, इसका कार्यकाल होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें शिक्षक शिक्षा के जो है मानकों में सुधार लाना ही इसका यह अंतर्गत आता है, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सभी को पता है कृषि एवं उद्योग धंधे आ जाते हैं, कृषि पे बल दिया गया था। चलिए,
अगला क्वेश्चन है सिर की हड्डियां टूट सकती हैं। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, सिर की हड्डियां टूट सकती हैं, कैसे टूटती हैं? सीधी या प्रत्यक्ष चोट से, झटके या गौर चोट से, ए बी दोनों सही हो जाएगा, या पेशियों के अधिक खिंचाव से। बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे। बेबी डॉल, ओके, हेलो जी, कैसे हैं आप? इतना क्यूट क्यूट नाम है हमारे बच्चों के ना, पूछिए ना। कहा जा रहा है ना कि सिर की हड्डियां टूट सकती है, कैसे टूट सकती भाई? सीधी या प्रत्यक्ष चोट से, झटके या गौर चोट से, ए और बी दोनों सही होगा, पेशियों के अधिक खिंचाव से। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप जब झटके से गिरेंगे ना, आप जब क्या गिरेंगे, झटके से गिरेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डियां टूटने का डर होता है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां टूटती हैं जब आप झटके से गिरते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डियां टूटने के डर रहता है ना। और अगर आप लोगों को पेशियों के खिंचाव से, तो जो आपका क्या आएगा, कोहनी हो गया ना, ये कोहनी वगैरह हो गया, घुटना वगैरह हो गया, कोहनी हो गया, और क्या हो गया, कलाई हो गई। ठीक है, क्या होता है, कलाई होती है। इसमें जो घूमने वाली पेशियों के अधिक खिंचाव से जो आपका घूमने वाली होती है ना, वो टूट सकती है। जब आपकी पेशियां खींचेंगी तो आपका घूमेगा नहीं, अक्सर वो टूट जाएगा। और जो ये आपके झटके से, तो आपकी रीढ़ की हड्डियां टूटेंगी। ठीक है, ये सिर की चोट सीधी या प्रत्यक्ष चोट, जब आप सीधे तरह से गिरते हैं, चाहे जिस ऐसे गिरेंगे, तुरंत ही क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है भाई, आपका ए सही होगा, सी नहीं सही होगा, आपको मैं बता रही ए सही होगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों से मैं इतने अंदर अंदर से क्वेश्चन बनाती हूँ ना, आप कहीं ना फंसे, कहीं ना फंसे, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप कर ले जाओ, ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा मिक्सडीमा होता है, सारे बच्चे बताएंगे मिक्सडीमा क्या है, कौन से रोग हैं। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे मिक्सडीमा क्या है, कौन से रोग है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। हाँ, कहा जा रहा मिक्सडीमा होता है, किसमें होता है, बच्चों में होता है, वयस्कों में होता है, ए और बी दोनों, उपर्युक्त सभी सही है। बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें मैक्सिडिमा पूछा जा रहा है, आप बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो मैक्सिडिमा रोज किसके कमी से, मतलब किसके कम स्रावर से होता है, जो थायराइड होती है ना, थायराइड। ठीक है, क्या होता है, थायराइड, थायराइड के कम स्रावर से होता है। किससे होता है, कम स्रावर से होता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कम स्रावर से होता है, और ये किस में होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये वयस्कों में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है, इसमें कहा जा रहा है ड्रेस कार्य करके कपड़े का नमूना काटता है, वह कहलाता है ड्रेपिंग या ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न या डर्निंग। बताएंगे कौन सा आंसर सही है। सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही है। बताएंगे फटाफट। इसमें कहा जा रहा है वह प्रतिक्रिया जिसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य करके उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है, उसे कहा जाता है ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग या फ्लैट पैटर्न। क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डर्निंग होगा। बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखिए ये जो ड्रेपिंग होता है ना, ये जो हम पुतले देखते हैं ना, पुतले, ठीक है, तो पुतले पे क्या होते हैं, पहना करके जो वस्तु देखा जाता है, जो पुतले पे लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ड्रेपिंग कहते हैं। फ्लैट पैटर्न इसे क्या कहते हैं, व्यक्ति की फिटिंग के अनुसार। ठीक है, जो हमारा यह फ्लैट पैटर्न होता है, यह क्या होता है, व्यक्ति की फिटिंग को ध्यान में रख करके वस्त्र बनाया जाता है। बैटिंग हाँ, इसमें ऑप्शन आपका वेरी गुड सही हो जाएगा, ड्राफ्टिंग हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डर्निंग हमारा क्या होता है, टाका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है धुलाई वाला सोडा, ठीक है, यहाँ गलत हो जाएगा ना। चलिए, कहा जा रहा है धुलाई वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है, चिकनाई, मोम, लिपस्टिक, उपर्युक्त सभी। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। हाँ डमी, वेरी गुड। हाँ, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है धुलाई वाला जो सोडा होता है वह किस धब्बे को मिटाने के लिए काम करता है। बताएंगे आप लोगों को कौन सा आंसर सही होगा। तो चिकनाई, ठीक है, चिकनाई के धब्बे आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है 29, इसमें कहा जा रहा है पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है। इसमें कहा जा रहा है जो पोलियो होता है ना,
ठीक है। जब पोलियो होता है, पोलियो में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। इसमें कहा जा रहा है कि इसके जो चरण होते हैं, इसमें जो लक्षण होता है, प्रथम लक्षण कहा जा रहा है लक्षण के चरण नहीं है। क्या, अधिक ज्वर होना, सिर दर्द होना, सर्दी होना, लकवा होना। बताएंगे कौन सा आंसर इसमें सही है। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। और आप आज जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। बहुत ही प्यार से मैंने क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगना चाहिए। इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। सुमन, ये भाई ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। पोलियो माइलिटिस में जो है ना उसके प्रथम जो लक्षण है क्या नहीं है। तो देखियो भाई, अधिक ज्वर ये भी होता है, सिर दर्द ये भी होता है, लकवा, आपको ना ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, सर्दी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये वायरल, तो सर्दी आपका नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बाकी ये सारे इसके लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ये भी हमें लगता है ना प्रीवियस ईयर ही है। अगला देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यह एक बहुत ही इजी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 14 ग्राम, 12 ग्राम, 1000 ग्राम या 900 ग्राम। तो देखो, अगर आप लोगों से महिला को पूछा जाता है, अगर यहाँ पर्सनली महिला दे रही है ना, महिला दे रही है ना, तो उनका वजन जो होता है, महिला का जो वजन होता है मस्तिष्क का, वो 1350 ग्राम का होता है ना, 1350 ग्राम का होता है। अगर आप लोगों का एक शिशु का पूछा जाता है ना, तो 350 से 400। अगर शिशु का पूछा जाता है, शिशु का जो वजन होता है, तो यह ना 350 से 400 ग्राम तक होता है। ये दो क्वेश्चन आपका बन सकता है, बाकी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, 31। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ध्वनियां का शोर निम्न में से किससे होता है। कहा जा रहा है सबसे ज्यादा जो ध्वनि होता है उसका शोर निम्न में से किस में होता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। फौजी राइफल्स में होता है, हवाई हमले के सायरन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, या रंग संगीत में होता है। बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे। राहुल, गुड मॉर्निंग डियर, बताएं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट कमेंट करते जाएंगे। टोनी, गुड मॉर्निंग डियर। इसमें कहा जा रहा है ना कि सबसे ज्यादा जो ध्वनियां होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि का शोर किस में होता है। तो सभी को पता है फौजी राइफल में जितना ध्वनि होता है ना, उतना किसी में नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा। ये भी आपका ना पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, अगला देखिए, पूछा जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है। कहा जा रहा है जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ना, वह शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है। त्वचा को, अस्थि को, नेत्र को, गला को। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट कमेंट करके बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है। आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे फटाफट। फौजी राइफल, हाँ सभी का आंसर सही आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है ना, हाँ तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, पोर होना। ठीक है, क्या होना, पोर यानी छेद होना, हड्डियों में क्या होना, छेद होना। जब हमारे हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है ना, तो हमारे जैसे जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों से जब कैल्शियम खत्म होता है तो उसमें ना छेद हो जाता है। जैसे नॉर्मल हमारी हड्डियां ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होती हैं। इसमें जब ऐसे क्या होता है, ये पूरा हमारे शरीर में कैल्शियम भरा हुआ होता है। क्या होता है, कैल्शियम पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन जब आपके क्या होता है, ये अच्छे तरीके से यह जो सारी चीजें मात्रा इसमें सही होती है, लेकिन जब आपके शरीर में कैल्शियम छीड़ होने लगता है, कैल्शियम खाली होने लगता है ना, तो इसमें पोर होने लगता है। तो ऐसे ऐसे हड्डियों में क्या होता है, छेद होने लगता है। अक्सर ये किस में होता है, तो ये अक्सर ना बुढ़ापा में होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है ना, तो ऑस्टियोमलेशिया भी होती है। इसमें क्या होता है ना, इसमें महिलाओं में अक्सर होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होती है, लचीली हो जाती है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अस्थियां प्रभावित होंगी। ठीक है, हड्डियां प्रभावित होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33। इसमें क्या कहा जा रहा है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 33 में कहा जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की सदस्यता किसे प्रदान की जाती है। कहा जा रहा है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, ईपीएफ का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। तो इसमें कहा जा रहा है इसकी सदस्यता किसे प्राप्त की जाती है, सरकारी कर्मचारियों को,
फैक्ट्री या संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को, महिलाओं को या विकलांग बालकों को। बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे कमेंट करते जाएंगे फटाफट। आवृत्ति के हड्डियों में छेद होता है, हाँ ये सही है। हाँ बताएंगे, वलेशिया वयस्कों में होता है और अक्सर करके वो महिलाओं में देखा जाता है ना। चलिए इसमें बताया कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे ना। और अगर पूछा जाता है ये जो ईपीएफ है ना, इसका कब हुआ था, इसकी मतलब ये प्रयोग में कब आया था, तो 4 मार्च 1952 में आया था। कब आया था, 4 मार्च 1952 में आया था। और यह जो है ना, यह जो है कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, यह जो फैक्ट्री या संस्थान में कार्य करते कर्मचारी और श्रमिकों को दिया जाता है, उनके मतलब सैलरी से काट करके, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, बी सही होगा बच्चा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, 34 का पूछा जा रहा है, ग्राम सेविकाओं में चयन न्यूनतम योग्यता क्या है। कहा जा रहा है ग्राम सेविकाओं में चयन न्यूनतम योग्यता क्या होती है, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, स्नातक या प्रास्नातक। बताएं कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे कमेंट करते जाएंगे और क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। फटाफट बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो ग्राम सेविका होती है ना, ग्राम सेविकाओं में न्यूनतम चयन की योग्यता क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, स्नातक या प्रास्नातक। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट का मतलब होता है इंटर कॉलेज, मतलब जब हम 12वीं पास होते हैं। और मैट्रिक हाई स्कूल होता है, सभी को पता है ये क्या होता है, ये जो होते हैं हाई स्कूल होते हैं। और जब आपका स्नातक हो जाता है, ये बीए बीएससी की डिग्री हो जाती है। प्रास्नातक हम जब एमएड वगैरह एमए करते हैं, ये हमारा हो जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35। कहा जा रहा है एक शादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो उसे कहते हैं। कहा जा रहा है कि एक शादी पोशाक जिस पर कोई क्या है बाहरी सजावट ना हो उसे कहा जाता है रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना, उपर्युक्त सभी। बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ये आप लोग क्वेश्चन किए भी हैं। कहा जा रहा है कि एक जो शादी पोशाक होती है जिस पर कोई बाहरी सजावट नहीं होती है उसे हम रचनात्मक नमूना कहते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36। इसमें कहा जा रहा है कि हेक्सामेथिलीन डाइअमीनिक एक एटीपिक एक अम्ल का बहुलक है। नाइलॉन 20, इसमें ना सेकेंड कर लीजिए, नाइलॉन सेकेंड होगा, नाइलॉन 6 होगा, नाइलॉन 66 होगा, नाइलॉन 610। आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं, जिसे क्या किया जाता है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रेशे हमारे प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, हेक्सामेथिलीन डाइएमिनिक एसिडिक अम्ल जो होता है ना, वह नाइलॉन 66, ठीक है, कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम जी, ओके, वेरी गुड, आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 37 में कहा जा रहा है चम्मच की आकृतियों के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ सारे बच्चे आंसर देते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, चम्मच की आकृतियों वाले नाखून जैसे लक्षण की बीमारी को कहते हैं, क्वाशियोकर कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं, मेरास्मस कहते हैं, उपर्युक्त सभी। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि देखिए मैं जैसा अगर क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं इतना स्पीड के साथ में भी करा रही हूँ, और सारे का मतलब जो आप लोगों को नॉर्मल है वो नहीं बताती, बाकी जो टर्म है मैं पूरा एकदम डेफिनेशन करते हुए जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को दुगना मतलब मेहनत करके पढ़ाती हूँ। तो आप लोग डेली ऑफलाइन कमेंट करेंगे, आप लोग प्रॉमिस करिए ऑफलाइन कमेंट करेंगे। इससे क्या होता है ना, मेरे अंदर एनर्जी और ज़्यादा आती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें बताएं कौन सा आंसर सही होगा। क्वाशियोकर सभी को पता है प्रोटीन संबंधी क्या होता है, विकार होता है ना। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो बच्चों में होता है, क्वाशियोकर सभी को पता है। मेरा इसमें ये क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा सभी को पता है, ये तो पूरे विश्व को पता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्या होता है, ये रोग होता है। रक्त अल्पता, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, चम्मच की आकृति। जो क्वाशियोकर होता है इसमें ओडिमा, इसके जो लक्षण होते हैं ओडिमा होता है, क्या होता है, ओडिमा होता है। इसमें ना ऊतकों में पानी भर जाता है। चेहरा कैसा हो जाता है, चेहरा जो होता है ना चांद जैसा हो जाता है, क्या होता है, चेहरा चांद जैसा हो जाता है। कितनी चांद मुख ना, मून फेस। और मेरा इसमें इसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। मेरा इसमें इसको क्या कहते हैं,
सूखा रोग कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है चिड़चिड़ा हो जाता है और क्या होता है उसमें जो त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, और ये क्वाशियोकर में जब प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, ऊतकों में पानी भर जाएगा, चेहरा सूज जाएगा, सारी ये लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला 38 है। पूछा क्या जा रहा है, निम्नांकित में से कौन से डांट दोहरी नोकदार डांट है। इसमें बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। सारे बच्चे बताएंगे मैम आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। सोनी मेरी तो गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैम है। ओके चलिए चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग मून फेस ओडिमा। हाँ ये क्वासी और करके आपके लक्षण है। ठीक है, और अगर वहीं पे आपका दे देना कि जो होता है पिजन चेस्ट ना, कबूतर जैसी अगर छाती बोले ना, तो वो आपके रिकेट्स में होगा। ठीक है, और जो ये आपका वो निकल जा निकनी अगर पूछा जाता है नौकनी, तो वो आपके रिकेट्स के लक्षण होते हैं ना। ये सारे अगर बॉक्स हेड पूछा जाता है ना, तो वो नौकनी आपकी इससे रिकेट के लक्षण है ना। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सी दोहरी नोकदार डार्ट है। फिश डार्ट, फ्लैश डार्ट या फ्रेंच डार्ट, या क्या होता है डिजाइनर डार्ट। बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा बच्चा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। फिश डार्ट, वेरी गुड। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें फिश डार्ट होता है ना, ऐसे करके जो होते हैं, इसे दोहरी नोक एक नोक, ये तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है, फटाफट कमेंट करके बताए जाएंगे। हाँ हाँ वेरी गुड, जिनका जिनका आंसर सही है सभी का आंसर सही आ रहा है, फिश डार्ट होगा। हाँ हाँ चलिए फ्लैश डार्ट जैसे अगर हम ये बनाते हैं ना, ये ऐसे करते हैं, इधर से ये करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे, इसे हम फ्लैश डार्ट कहते हैं। अगर फ्रेंच पूछा जाता है, फ्रेंच कौन सा होता है, तो आप जो ऐसे अगर हम क्या करते हैं, ये हमने बनाया कर जा रहा है यार, हाँ ये करके बनाया ना, ये करके बनाया जब, तो यहाँ से जो डॉट दी जाती है उसे हम कहते हैं ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछा जा रहा है 39, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा वस्त्र, ठीक है, उद्गम का सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है वस्त्र उद्गम का सिद्धांत नहीं है। रक्षा, गोदना, सज्जा, लज्जा, बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे, फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से आप लोग। भाई गुड आफ्टरनून डियर, जितने लोग हैं सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं मैम सी होगा, फ्रेंच डार्ट होगा, कहीं फ्रेंच डार्ट है। देखिए हाँ, आप लोग जितने बुक पढ़ेंगे ना सब में वही, कहीं फ्रेंच कहीं फिश, लेकिन आपको जो मेन है ना उसे फिश डार्ट माना गया, क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखा है तो वहाँ पे फिश डार्ट माना गया, और 1-2 जगह भी मैंने देखा जिसे फ्रेंच माना गया, लेकिन आप उसको फिश डार्ट ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें बताएंगे कौन सा आंसर। कहा जा रहा है ना, इसमें वस्त्र के ना, कहा जा रहा है वस्त्र का उद्गम का सिद्धांत नहीं है। इसमें वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत पूछा जा रहा है, क्या नहीं होगा भाई। इसमें जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका गलत होगा। सुरक्षा है, हमने वस्त्र के सिद्धांत पढ़े हैं ना, लज्जा, अलज्जा, सुरक्षा, सजावट, ये सारे हमने देखा है ना। हमने क्या पढ़ा है, सुरक्षा के लिए भी पढ़ा है, सज्जा के लिए भी पढ़ा है, लज्जा के लिए भी पढ़ा है, अलज्जा के लिए पढ़ा है, ये आप लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं। वस्त्र विज्ञान के जब हमने सिद्धांत पढ़ा है तो उसमें कहा गया, कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि व्यक्ति वस्त्र क्यों पहनना सीखा, लज्जा के लिए पहनना सीखा, मतलब शुरू किया। कुछ ने बोला कि नहीं, किसी ने मतलब अलज्जाशीलता, मतलब जब कोई चीज बंद रहती है, पैक रहती है, तो लोगों का ध्यान उस पर जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, हम लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम ये पहनते हैं। ठीक है, ओके क्या क्या, गुड मॉर्निंग मैम, हम बहुत जल्द आ गए। ओके ड्रीम गर्ल, हाँ सही कह रही हैं, क्या क्या मैम सही है, एक बुक में गलत है। हाँ अच्छा, हाँ तो ठीक है बच्चा, मैं इसको क्लियर, मतलब ये फिश डॉट तो मैंने अभी तक क्लियर किया है, बाकी अगर गलत भी होगा तो मैं देख के 4-5 बुक से जो भी होगा जहाँ से उसको सही बताऊंगी ना, और सारे बच्चे भी कमेंट करेंगे। तो इसमें गोदना नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम क्या कहते हैं, हम सजावट के लिए भी वस्त्र पहनते हैं, और ताकि और किसके लिए पहनते हैं, सजावट के लिए भी पहनते हैं, सुरक्षा, उसमें जो मेन माना गया सुरक्षा माना गया, तो आपका सारा सही हो जाएगा, गोदना नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 40 ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार सिद्धांत नहीं है। कहा जा रहा है इसमें से कौन सा वस्त्र अलंकार सिद्धांत नहीं है, फटाफट बताएंगे। संतुलन, प्रकाश, समानता, रिदम, बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें फटाफट कमेंट करेंगे। इसमें कहा जा रहा है वस्त्र अलंकार सिद्धांत नहीं है, तो भाई चाहे वस्त्र अलंकार हो सिद्धांत हो, चाहे आप डिजाइन के सिद्धांत हो, लेकिन सिद्धांत में आपका ये क्या हो जाएगा। ठीक है, आज सिद्धांत जो एक आपका 4 मुख्य होता है और अन्य भी होता है। ठीक है,
इसमें क्या कहा जा रहा है, सिद्धांत, जैसे सिद्धांत में हमारा क्या आ जाएगा, संतुलन भी आ जाएगा, समानता भी आ जाएगा, रिदम भी आ जाएगा। प्रकाश सिद्धांत नहीं, ये तत्व के श्रेणी में आता है। ये देखिए मैंने पढ़ाया था ना, जब एनसीईआरटी का इंटर का बुक पढ़ेंगे ना, उसमें दिया गया है ये सारे ना। तो उसमें क्या है, प्रकाश जो है तत्व है, उसमें आपके वस्त्र विज्ञान में दिए गए हैं सिद्धांत और तत्व दिए गए हैं ना। तो चलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही मैम मेरी। हाँ वही तो कह रहे हैं, बहुत लोग फिश डार्ट ही बताया है ना, तो फिश डार्ट ही सही होगा, क्योंकि मैंने भी बुक में दिया फ्रेंच, ये इन्होंने फ्रेंच बताया। अच्छा ठीक है, मैं चेक करके आपको जो फिश डार्ट है, मैंने दो बुक में या एक एनसीईआरटी 9 किसी बुक में मैं देखी, तो उसमें फिश डार्ट भी दिया है। कोई नहीं, आप जिनके बुक में अगर फिश डार्ट होगा वो भी उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और जिनमें फ्रेंच डार्ट है वो भी भेजेंगे ना, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ मैंने जितना ही क्लास, हाँ हाँ ठीक है। हाँ मैंने जितना भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारा कराया है, मेन मेन कराया है। और अगर आपको जैसे सच में लगता है कि नहीं हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो मेरे ऐप पे क्लास चलती है, तो आप वहाँ पे इस नंबर पे, जो भी व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया उस पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी जैसा हो आप लोग देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। और आप लोग बताएंगे 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फिर कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, अब 2-3 दिन बाद मिलेंगे ना। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ऐसा है, होमवर्क करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, 5 या 2-2 3-3 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से डेली बनाते रहिएगा। और अगर जो भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो, उसे अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो बुक में देखिए, नेट पे देखिए, कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए। अगर आपका सही होता है, ठीक है, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजिए। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे ना। हाँ उसे ही क्या कहते हैं ना, हाँ इसे कंफ्यूज होता है, कहीं पे फिश कहीं पे फ्रेंच, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। आज के लिए थैंक यू।